प्रशांत किशोर, जिन्हें आज पूरा देश पीके के नाम से जानता है, भारत के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार और राजनीतिक सलाहकारों में से एक रहे। उन्होंने कई बड़ी पार्टियों और नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब वे खुद एक राजनेता के तौर पर बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति की राह चुनी और जन सुराज नाम से एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू किया, जो अब एक पार्टी के रूप में बिहार की सियासत में सक्रिय है। भारत की राजनीति में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के इतना बड़ा प्रभाव डाला हो जितना प्रशांत किशोर ने किया है। अब आखिर उन्होंने कैसे रणनीतिकार से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और कौन कौन से अभियान उनके नाम जुड़े हैं, तो आइए इस वीडियो में उनके अब तक के सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। प्रशांत किशोर का 2 मंजिला पुश्तैनी घर कोनार में अब भी है। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे, जबकि मां सुशीला पांडे गृहिणी थीं। जब उनके पिता की पोस्टिंग बक्सर में हुई तो परिवार वहीं बस गया। प्रशांत के बड़े भाई अजय किशोर व्यवसायी हैं, जबकि पीके की पत्नी जानवी पेशे से डॉक्टर हैं। वो असम के गुवाहाटी के रहने वाली हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर और जानवी की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र में ही एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में हुई थी। वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई। कुछ समय बाद दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इन्हें एक बेटा भी है। पीके की 2 बहनें हैं, जिनमें से एक दिल्ली में रहती हैं और उनके पति सेना में अफसर हैं। प्रशांत किशोर पढ़ाई लिखाई में काफी उतार चढ़ाव का सामना कर चुके हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बिहार के बक्सर में पूरी की। खुद प्रशांत किशोर के मुताबिक उन्हें पढ़ाई नहीं करने के चलते कई बार घर में मार भी पड़ती थी। घर वाले चाहते थे कि प्रशांत किशोर गणित की ही पढ़ाई आगे भी करें, इसलिए उन्होंने पटना के साइंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। प्रशांत किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में उन्हें 150 में से 148 नंबर आए थे। तब उन्होंने अपने पिता से कहा था कि उनकी इच्छा के मुताबिक वे ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, जिसके लिए पीके ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। 12वीं के बाद करीब 3 साल तक प्रशांत किशोर पढ़ाई से दूर रहे थे। एक इंटरव्यू में पीके ने बताया था कि उनकी चिंता में पिताजी धरने पर बैठ जाया करते थे, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने लखनऊ और हैदराबाद में आगे की पढ़ाई की। प्रशांत किशोर ने हैदराबाद से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन उनकी रुचि राजनीति और समाज सेवा की ओर थी, तो बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। प्रशांत किशोर के बारे में यह धारणा भी है कि वे 12वीं में फेल हुए थे, लेकिन कई ऑनलाइन स्रोतों और सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को गलत बताया गया है और इसे केवल आलोचना के लिए उठाया गया विषय माना गया है। प्रशांत किशोर पढ़ाई में सामान्य होने के बावजूद खुद को किस्मत का धनी मानते हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जैसे प्रशिक्षित संस्थान में नौकरी करने का मौका मिल गया, जहां उन्होंने करीब 11 साल यानी साल 2000 से लेकर 2011 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम किया। उनके परिवार और गांव के लोग बताते हैं कि बचपन में प्रशांत किशोर होली, दशहरा जैसे त्योहारों पर अपने गांव आया करते थे और लोगों से मिलते जुलते थे। वे जब विदेश गए और बड़ी राजनीति में जुड़े, तब भी गांव वाले उनके बारे में बात किया करते थे और उन्हें जानने का गौरव महसूस करते थे। यूएन में जॉब लगने पर पीके की पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक यूएन फंडेड हेल्थ प्रोग्राम में हुई। बाद में उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार में भेजा गया, जहां उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी। इसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली के यूएन ऑफिस में तैनात हुए और फिर उन्हें अमेरिका के यूएन मुख्यालय में भी काम करने का मौका मिला। हालांकि अमेरिका में उनकी रुचि कम थी, इसलिए उन्होंने फील्ड वर्क के लिए अफ्रीका का रुख किया, जहां उन्होंने कई फ्रेंच भाषी देशों में काम किया और फ्रेंच भाषा भी सीखी। प्रशांत किशोर ने यूएन में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काम करते हुए लोक स्वास्थ्य पर गहरी जानकारी हासिल की, जो बाद में उनकी चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम आने लगी। उनकी यूएन की नौकरी के दौरान अफ्रीका में काम करने के अनुभव ने भी उनकी रणनीति कौशल को निखारा। यूएन में काम करते हुए प्रशांत किशोर ने भारत के लिए भी शोध कार्य किया, जिसमें उन्होंने कुछ राज्यों के आर्थिक विकास और भूखमरी के बीच के अजीब संबंध को उजागर किया था, जिससे वो उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के ध्यान में आए और उन्हें गुजरात के सीएम के लिए चुनावी रणनीति बनाने का मौका मिला। यहीं से प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। सबसे पहला पड़ाव गुजरात था, जहां वे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के साथ 2011 में जुड़े। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
और 2012 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव का पूरा प्रचार अभियान संभाला। पीके ने मोदी को विकास पुरुष के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से उनकी छवि को प्रचारित किया। उन्होंने विवेकानंद युवा विकास यात्रा जैसे कार्यक्रम डिजाइन किए और 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मॉडल का इस्तेमाल किया ताकि मोदी के भाषण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में लाइव प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की जीत ने किशोर को एक रणनीतिक जीनियस के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नाम से एक संगठन बनाया। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया तो उस चुनावी अभियान की तैयारी भी प्रशांत किशोर को सौंपी गई। इस टीम ने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रणनीति तैयार की। चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी और सोशल मीडिया कैंपेन जैसे इनोवेटिव अभियानों ने बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC की स्थापना की। इस संगठन ने देश भर में चुनावी अभियानों की दिशा बदल दी। इसके बाद तो प्रशांत किशोर ने आने वाले वर्षों में कई राज्यों और पार्टियों के साथ काम किया। जैसे पीके ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी उस वक्त JDU, RJD और कांग्रेस के अलायंस के लिए रणनीति बनाई थी। नीतीश के निश्चय, विकास की गारंटी जैसे नारे और जनसंपर्क अभियानों ने नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की। बिहार की इस जीत के बाद प्रशांत किशोर की छवि एक चुनावी जीत की गारंटी के रूप में बन गई। इसके बाद 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनावी अभियान भी पीके ने चलाया, जिसके चलते कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। 2017 में यूपी में पीके ने कांग्रेस के लिए भी रणनीति बनाई, लेकिन यह अभियान असफल रहा। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। 2019 में आंध्र प्रदेश में YS जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस पार्टी के लिए पीके ने काम किया। तब पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। 2020 में पीके ने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में रणनीति बनाई। तब अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। 2021 में तृणमूल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में दीदी के बोलो और दुआरे सरकार जैसे अभियान चलाकर प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को फिर से CM बनने में मदद की। इसके बाद 2021 में ही पीके ने DMK के MK स्टालिन के लिए तमिलनाडु में रणनीति तैयार की। तब DMK ने 159 सीटें जीतकर तमिलनाडु में वापस सत्ता हासिल की थी। 2018 में प्रशांत किशोर ने खुद राजनीति में कदम रखा और JDU में शामिल होकर पार्टी के उपाध्यक्ष बने। उस समय नीतीश और पीके का रिश्ता पिता पुत्र जैसा बताया जाता था, लेकिन पार्टी लाइन और विचारों में मतभेद के कारण JDU में उनकी पारी लंबी नहीं चल सकी। जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर पार्टी की नीतियों और गठबंधन को लेकर लगातार अलग राय और विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। खासतौर पर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के मुद्दे पर उनकी पार्टी से असहमति थी, जबकि JDU ने संसद में CAA का समर्थन किया था। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना की थी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी उनके एक ट्वीट ने पार्टी में विवाद बढ़ा दिया था। नीतीश कुमार ने तो स्वयं कहा था कि प्रशांत किशोर को अमित शाह की सिफारिश पर पार्टी में शामिल किया गया था, लेकिन उनके विरोधी तेवरों और बयानबाजी से पार्टी असहज हो गई। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे मतभेदों और अंदरूनी संघर्ष के कारण 2020 में JDU ने प्रशांत किशोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह उनके लिए राजनीति की वास्तविक दुनिया का पहला बड़ा सबक था। इसके बाद 2021 में ही अमरिंदर सिंह ने उन्हें पंजाब सरकार का प्रधान सलाहकार बनाया था। वे इस पद पर सिर्फ ₹1 की औपचारिक सैलरी पर काम कर रहे थे। साल 2022 प्रशांत किशोर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, जब उन्होंने जन सुराज नाम से एक राजनीतिक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ऐलान किया कि अब जनता ही असली मालिक है और राजनीति को जनता के बीच ले जाना जरूरी है। उन्होंने बिहार में करीब 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने सैकड़ों गांवों और हजारों लोगों से मुलाकात की। जन सुराज अभियान का लक्ष्य बिहार में राजनीति को साफ और पारदर्शी बनाना, युवाओं और किसानों को केंद्र में लाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर नई सोच विकसित करना है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने जन सुराज अभियान को औपचारिक रूप से एक राजनीतिक दल का रूप दिया, जन सुराज पार्टी। अब ये पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA और महागठबंधन दोनों को चुनौती देने के लिए तैयार है।
2025 में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। उन्होंने बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या उनकी रणनीतिक समझ अब जनता के वोट में भी तब्दील हो पाती है या नहीं। अगर वे सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो उनकी ताकत और चुनौतियां भी जान लेते हैं। प्रशांत किशोर डेटा और जमीनी समझ पर आधारित रणनीति के लिए जाने जाते हैं। युवाओं और पेशेवरों के बीच उनकी विश्वसनीय छवि है। शासन और नीति निर्माण का उन्हें अच्छा अनुभव रहा है। हालांकि पीके ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। फिलहाल बिहार में वर्तमान सरकारों के खिलाफ वे काफी नाराज और मुखर भी हैं। पीके अक्सर क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि राजनीति को जाति और परिवारवाद से बाहर निकलना चाहिए। वे अपनी रणनीति बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बढ़ चढ़कर उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया, डेटा एनालिसिस और ग्राफिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके वे आसानी से अपनी बात एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाने में माहिर हैं। यही नहीं, पीके हर राज्य की संस्कृति और समस्याओं को ध्यान में रखकर चुनावी संदेश भी तय करते हैं। अब जब प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं, तो सवाल यह है कि क्या वे दूसरों की जीत की तरह अपनी जीत की कहानी भी लिख पाएंगे। बिहार की जनता उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में जानती है, लेकिन अब उन्हें नेता के रूप में परखना बाकी है। प्रशांत किशोर का सफर प्रेरक है। एक साधारण गांव से निकलकर संयुक्त राष्ट्र, फिर देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और अब एक राजनीतिक नेता तक। अब देखना यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज कितना असर दिखाता है। हालांकि बिहार के जातीय समीकरण, बड़े दलों का दबाव और संसाधनों की कमी उनका मनोबल जरूर गिरा सकता है। बहरहाल पूरे मसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।